अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद ख़ान। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईडी के जो बहुत ही अहम सारे क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फाइल दरअसल है एनईडी के पास्ट पेपर के, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं 2021, 2022 और 2023 के राउंड वन के क्वेश्चंस। तो इन सारे ही क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये फाइल बनी हुई है, जिसमें 313 एमसीक्यूज मौजूद हैं। और समझे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एनईडी के क्वेश्चन बैंक में जो मौजूद है, वो सारे के सारे ही एमसीक्यूज हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं तो इनशाला आपके जो है वो आपका मैथमेटिक्स में परफेक्ट स्कोर होगा। तो फिर हम इसको जो है बेटा स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर वन। एमसीक्यूज नंबर वन में दरअसल जो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। और टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें साइन थीटा, इसको तो आप एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा साइन थीटा। बट ये साइन माइनस थीटा बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। फिर ये कॉस थीटा, इसको तो आप एज इट इज लिख दें कॉस थीटा। बट ये कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही रहेगा, जबकि आगे लिखा हुआ है प्लस टेन थीटा, तो आप इसको टेन थीटा लिखें। और टेन माइनस थीटा बन जाएगा माइनस का टेन थीटा। अब इसमें अगर हम देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है। प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा हमारे पास, टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ लगेगा। प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपने फाइंड करना है। पी ऑफ ए आपके पास गिवन है विच इज 1/2। पी ऑफ बी भी गिवन है विच इज 1/4। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 1/8। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 4 जार 8, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ये 4 1 जार 4 और 2 1 जार 2। ठीक है, तो 4 + 2 -1/8। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 6 हो जाएगा। 6 - 1 5। 5/8। ठीक है, तो 5/A कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन ए। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज देख लें। थर्ड एमसीक्यूज में यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं पैराबोला एक गिवन है, उसके डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो ये जो आपके पास पैराबोला मौजूद है, ये कौन सा पैराबोला है? x² इक्वल्स टू माइनस 4
ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कर लें कि ये जो 4a है, ये 4a किसके बराबर है, सॉरी ये x आ जाएगा, यहाँ पे होगा y, 4ay, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो 4a है, 4a किसके बराबर हो जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा यहाँ पर -4। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से -1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पैराबोला होता है जिसका एक्सेस होता है along with y एक्सेस, एक्सेस ऑफ पैराबोला is along with y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के along है, तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, जो आपका डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स आपको मिलेगा y इक्वल्स टू -a। और इधर आपको पता है कि भाई a क्या है, इधर आपने a निकाला -1, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 1। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सेस ऑफ पैराबोला इज अलोंग विद y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, ये ए। क्वेश्चन नंबर 4 जिससे पूछ रहे हैं कि भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में जरूर है कि इन्होंने n क्यों लिख दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये क्या हो, 0 फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, n का वर्ड। तो ये 1 + 1 इक्वल्स टू 2 भी हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन आपको 2 भी लगेगी। बट क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि भाई ये ऐड करने की बात कर रहे हैं या दोनों का पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को करेक्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है और उसमें कोई भी एक कॉलम या कोई एक रॉ ऐसी मौजूद हो जिसकी सारी एंट्रीज अगर 0 आ रही हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल जाता है, 0, ठीक है। अगर ये एक मैट्रिक्स मौजूद है और इसके अगर आप देखें फर्स्ट रो में सारी की सारी एंट्रीज 0 है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स नहीं है, बट इन्होंने सिर्फ शो किया हुआ है कि सारी एंट्रीज 0 होंगी एक रॉ की, ठीक है। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया, तो कोई भी रे की रॉ, किसी भी रॉ की R1 या R2 या R3 या किसी भी कॉलम C1 C2 C3 की अगर सारी एंट्रीज 0 होंगी तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बट मैं इसको मैन्युअली भी आपको बता देता हूँ कि भाई मैन्युअली भी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखे भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप किसका निकाल रहे हैं, साइन एक्स, और यहाँ पे होल पावर पे लिख दें इसको क्यूब, और इधर अगर लिखें तो कॉस एक्स इन डी एक्स। अब यहाँ पर अगर देखिए साइन एक्स और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे, और पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, साइन एक्स, सही है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1,
अच्छा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, और लिमिट यहाँ पे क्या गिवन है, π/2 n0। तो ये क्या बन जाएगा, sin 4 x/4, और लिमिट है यहाँ पर π/2 n0। अब यहाँ पर आप इस 1/4 को बाहर रख दें, कॉमन ले लें। अब यहाँ पर साइन, सबसे पहले लिमिट आप पुट करेंगे π/2, तो आप लिखें भाई साइन पावर 4 है और एंगल क्या है, π/2। फिर माइनस ये वाला एंगल पुट करेंगे 0, तो अब लिखेंगे sin 4 और वो एंगल यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो साइन 90 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। पावर 4 हो जाए 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। 1 के ऊपर पावर भी 4 हो जाए तो वो 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेट आंसर मिल रहा है 1/4, विच इज ऑप्शन बी। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको फाइंड करना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसी टर्म निकालनी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी इस तरह की कंडीशन होगी, जो आपको यहाँ पे पावर्स नजर आ रही है, 2 2 है या 3 3 है या 1 1 है, तो इस तरह की कंडीशन में जो मिडिल टर्म होती है वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है। और मिडिल टर्म के लिए हम आर किस तरह से निकाल सकते हैं, जस्ट आप इंडेक्स का हाफ कर दें। ठीक है, तो इंडेक्स क्या है, 12, 12 का हाफ अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो आर जो है वो मिडिल टर्म का होगा 6। तो आपको फॉर्मूला पता है कि भाई जनरल टर्म हम जब निकाल रहे होते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है NCR a⁻n - r and b⁻r। n क्या है भाई, यहाँ पे इंडेक्स 12 गिवन है, तो 12C 6 R 6 है। अच्छा यहाँ पर क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो अब एक्स आएगा नहीं, वैसे भी वो एलिमिनेट होना है, तो आप उसको बस एक्स की जगह 1 लिख दें। ठीक है, अच्छा अब आर n - r लिखना है, तो n 12 है और r ये है, तो ये 12 - 6 6 आ जाएगा, और b के पावर भी r है, तो यहाँ पर आप -2/r x की जगह 1 लिख दें, और इधर r क्या आ जाएगा, 6। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 59136। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -4 एंड देन रूट्स आर। तो अगर कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब b² -4ac की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, -4 आ रही है, तो इसका मतलब लेस देन 0 हो गया ये। तो अगर लेस देन 0 होता है या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होता है, तो उस केस में हमें रूट्स क्या मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अल्लाह हाफिज। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो आसान एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस 1/u को सपोज कर लें t। ठीक है, t इक्वल्स टू यहाँ पर लिख दें 1/u। तो आप t को लिख सकते हैं u टू द पावर इनवर्स। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये क्या हो जाएगा, dt/du, और यहाँ पर अगर इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं d/du ऑफ u इनवर्स, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, dt/du इक्वल्स टू -1। ठीक है, इंटू यू के पावर -1। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है भाई, dt/du इक्वल्स टू माइनस का 1/u²। ठीक है, अब इस du को अगर लाके मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो dt इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1/u² इंटू du। अब इस माइनस साइन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस का dt इक्वल्स टू 1/u² du। ठीक है,
अब ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 1/u² इंटू du, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो अब ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, अब आप इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, सही, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, e⁻t, e⁻t आ जाएगा, और ये u du और u² की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt, जो अभी हमने निकाला है माइनस का dt। तो आप माइनस साइन को बाहर लेकर आ जाए, एक्सपोनेंशियल ई टी एन डी टी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टी ही आ जाएगा, सही, और एन प्लस सी। अब टी की वैल्यू जस्ट आप सब्स्टिट्यूट कर दें, टी की वैल्यू क्या थी, तो टी की वैल्यू आपने सपोज की थी यहाँ पर 1/u, तो इधर 1/u वापस लिख दें, प्लस सी। तो कौन सी ऑप्शन है भाई, माइनस e⁻ 1/u प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपने x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस आयोटा वाई दरअसल किसके बराबर है, 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अब क्या करना होगा, अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में मौजूद होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 - आयोटा मौजूद है, तो इसको हम 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम जैसे ही -1 + आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 1s are 2, +2 into iota is 2 iota, then 5 iota, then +5 iota² डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, 1 - आयोटा एंड 1 + आयोटा, तो ये आ जाएगा 1² माइनस आयोटा²। अच्छा भाई, अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 + 5 इज 7 आयोटा, और इधर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय आयोटा² होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1। तो आप लिख सकते हैं भाई 7 आयोटा और -5 एंड +2 बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -3, पहले लिख देते हैं रियल पार्ट, फिर इमेजिनरी पार्ट, +7 आयोटा डिवाइड बाय 2, जो कि आपको ऑप्शन नजर आएगी ए। अच्छा बेटा, ये जो लिमिट वाला क्वेश्चन है x⁻x, अगर ये x अप्रोचेस टू 0 होता, तो उस केस में तो हम कहते हैं कि भाई लिमिट जो है वो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम आएगी नहीं। ये ग्राफ जो है वो टर्मिनेट हो जाता है इस पॉइंट पर आकर, और आपको सेम वैल्यूज भी नहीं मिलेंगे। तो हाँ, लेकिन अगर आप x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, तो ये आपको मिल जाता है, और इसकी वैल्यू आती है 1। अब वो किस तरीके से आती है, तो जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल होता है, तो हम करते क्या है, बेस में से हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, और बेस में से हम एक कम करते हैं। तो x में से मैं क्या करूंगा, 1 लेस कर दूंगा, -1, और फिर ये जो पावर होती है इसको लाकर इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अभी भी लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0। अब इस केस में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर e के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 -1 रहेगा। तो ये अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर जो है वो ओरिजिन में मतलब छोटी वाले एलिप्स की इक्वेशन होगी, एंड माइनर एक्सिस अलोंग विद एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस अलोंग विद एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनने वाली है वो होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है, अगर क्या है मेजर एक्सिस अलोंग विद एक्स एक्सिस है, एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, तो 2a इक्वल्स टू इन्होंने बताया कि वो 10 है, तो आप कह सकते हैं कि a क्या है 5 है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। ठीक है, दो फोकस के बिटवीन डिस्टेंस को हम कहते हैं 2c, और 2c यहाँ पे क्या गिवन है 8, तो c हमें क्या मिल जाएगा 4। अब इससे मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से b की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि एलिप्स में क्या होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए आपको पता है 5 है, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और सी की जगह 4 लिखेंगे तो ये 16, तो बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा 25 माइनस 16 इज 9, और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप बड़े आराम से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है 5 है, तो ये 25 हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, बी क्या है 3 है, तो ये 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है वो है करेक्ट ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13 जिसमें के की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 2 के पावर 5 इक्वल्स टू 2 के पावर के, और के इक्वल्स टू मिल जाएगा 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/1 + x² और इधर क्या लिखा हुआ है 2x dx। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर इंटीग्रल, और इधर लिखा हुआ है 1/f(x) और इधर लिखा हुआ है f'(x), ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है हमारे पास ln f(x) + c। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे यही वाली चीज अप्लाई हो रही है, ये फंक्शन मौजूद है बॉक्स है, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 2x मौजूद है, तो ये बन जाएगा ln 1 + x² + c, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल, ओमेगा के ऊपर पावर 32 है किसके बराबर होगा, तो हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 ये क्या हो जाएगा 5, 5 को ब्रेक करना है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका डेरिवेटिव आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको पता है यहाँ पे y के पावर फॉर एग्जांपल हाफ है, और आप अगर एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट कर दें तो ये ऐसे बन जाए। अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स वाई टू द पावर हाफ एंड dy बाई डी एक्स 2 प्लस एक्सपोनेंशियल x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप पहले n लिखते हैं तो पहले हाफ आ जाएगा, फिर उसके बाद y लिखेंगे, फिर इसमें से एक पावर कम करेंगे -1। अब क्योंकि यहाँ पर y है तो हमें बाद में dy बाई डी एक्स भी लिखना होगा, जैसे अगर x होता तो dx बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाता है। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/हाफ -1 -हाफ हो जाएगा, जिसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो ये √y बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x। तो dy बाई डी एक्स आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √y इंटू एक्सपोनेंशियल x।
ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल x 2√y। क्वेश्चन नंबर 17, आपने सर्किल का सेंटर निकालना है। तो सर्किल का सेंटर निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होता है कि आपके पास जो यहाँ पर x और y वाले कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, आप इनका साइन चेंज कर दें और हाफ कर दें। तो ये -4 है, तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखते ही नहीं है, और 4 का हाफ 2। और इधर 6 है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा ये, और प्लस लिखेंगे नहीं, और 6 का हाफ 3। ठीक है, तो इसका सेंटर है 2,3। अच्छा, ये पूरे लंबे तरीके से जो हम निकालते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कंपेयर करवा देते हैं इस इक्वेशन से। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो जिसमें आप 2gx किसके बराबर ले लेंगे, यहाँ पे माइनस का 4x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are and 2 2s are, तो g = मिल जाएगा -2। और इसी तरीके से f जब निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, फिर जो सेंटर होता है वो होता है -g, तो ये क्या आ जाता है 2,3। ठीक है, तो हम ये लॉन्ग तरीका भी मैंने बता दिया, बट शॉर्टकट से कर ले ज़्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पर गिवन है कि भाई ये कौन सा जो है वो मैट्रिक्स होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप a² निकालते हैं, a आता है, तो इसको हम कहते हैं आइडम्पोटेंट। अगर आप निकालते हैं a² और आइडेंटिटी आ जाता है, तो इसको कहते हैं इन्वोलेटरी। आप a² निकालते हैं और नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसको कहते हैं निलपोटेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इंडेक्स भी लिखते हैं कि इसका इंडेक्स क्या होगा, 2। अगर a³ 0 आएगा तो उसका इंडेक्स होगा 3। और अगर आपके पास ये a के बराबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई ये यहाँ पे भी तो a आ रहा है, तो बेटा जब a² a आए तो इसको तो हम आइडम्पोटेंट कहते हैं। बट अगर a³ = आए तो इसको आइडम्पोटेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका पीरियड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 2 + 1 = a। ठीक है, और इसका 2 पीरियड होगा, क्योंकि जब आप a को इटसेल्फ सही a से मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 टाइम्स, तब वो a³ बनता है। ठीक है, जब आप पहली बार मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं तो a² बनता है, जब दूसरी बार इसको मल्टीप्लाई कराएंगे a से तो ये a³ बनता है। ठीक है, इसलिए एक कम करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर a4 = a आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इसका पीरियड क्या है, मैं बोलूंगा इसका पीरियड है 3। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखना है। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, cos π/2 डिवाइडेड बाय π/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, π² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। cos 90 क्या होता है, 0 0 डिवाइड बाय π² डिवाइड बाय 4 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई एल हॉपिटल वगैरह नहीं लगाएंगे, आंसर 0 आ रहा है तो 0 लिख देंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होती तो हम फिर कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिटर्मिनेंट ये पूरा 0 के बराबर है, तो आपने सॉल्व करना है 4x। तो अगर आपको किसी भी कॉलम या किसी भी रो में 1 1 नजर आ रहे होते हैं, तो उसमें से किसी दो को आप 0 कर देते हैं। और उसका तरीका कार क्या होता है कि आप आ, इन दोनों रॉस को फर्स्ट रॉ से माइनस कर दें। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, आप R2 में से भी R1 माइनस करेंगे, और R3 में से भी R1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फिर ये किस तरह से बन जाएगा, फर्स्ट रो को तो आप एज इट इज लिख दें 1 a b,
अब ये जो आपके पास सेकेंड रो है इसको आप माइनस कराएंगे तो 1 माइनस 1 0, और ये x माइनस ए और ये b माइनस बी भी क्या हो जाएगा 0। थर्ड रो पर आ जाए, r3 माइनस r1 भी कर लें तो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है भाई, x माइनस बी और ये पूरा बराबर है 0 के। अब इससे फायदा क्या होता है 0 करने का, कि आप जब इसको एक्सपैंड कर रहे होंगे, एक्सपैंडिंग बाय c1, तो सिर्फ एक नंबर से एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी दो जीरो हैं तो इससे आपने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, इसके कॉलम और रो को स्किप किया तो क्या बचा भाई, x माइनस ए और ये c माइनस ए 0, x माइनस बी। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, तो माइनस 0 लिख दिया। अब इसके साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइनर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका माइनर इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। फिर ये थर्ड वाले का भी माइनर जो है वो कुछ भी हो, क्योंकि बाहर 0 लिखा हुआ है तो माइनर जो कुछ भी हो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये क्या है भाई, 0 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप इस 1 को तो एज इट इज लिख दें, ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और माइनस ये 0 इंटू सी माइनस ए बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो आपके पास बच रहा है वो बच रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी x की, एक a आ जाएगा और एक b आ जाएगा। ठीक है, दो x की वैल्यूज आ रही है a एंड b। सो वैसे तो यहाँ पे सब गलत लिखा हुआ है, बट हम कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए में क्या है, a कॉमा बी। अच्छा, ये भी इन्होंने गलत रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये आंसर नहीं है ना। आंसर तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जो असल तरीका होगा इसको लिखने का वो होगा a कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, खैर हर जगह इन्होंने ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, जैसा एक जो है वो किसी सेंटर वाले ने लिख दिया तो सब उसी तरह से लिख रहे हैं। तो टेस्ट में भी ऐसे ही आ जा रहा है, तो ये मामला चल रहा है। तो खैर आप समझ जाएंगे, देखिए भाई ए भी आंसर है, बट इसका असल तरीका होगा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दें, आप एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसमें देखिए सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर्स के न्यूमरेटर में कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ए बी सी डी इस तरह से आता है। तो ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर इस तरह से सवाल आता है लाइक 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एनईडी में। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से, तो वो होता है ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, ए कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है नीचे, तो फिर न्यूमरेटर में लीनियर टर्म आएगी। तो यहाँ पर अब लीनियर टर्म आएगी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा आंसर होगा, अगर जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा
डिफरेंट आता है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसमें ही एक और तरह का क्वेश्चन मुझे दिखा हुआ है तो वो भी मैं बता देता हूँ। लाइक अगर आपके पास लिखा हुआ है इधर x-1 का होल क्यूब इंटू x+1, इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो होल क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसमें रिपीटेड वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, रिपीटेड फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x-1 का होल क्यूब, फिर b लिखूंगा मैं x-1 का होल स्क्वायर, फिर c लिखूंगा मैं x-1। जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे, अगर स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर और वन आता, जस्ट क्यूब है तो फिर क्यूब स्क्वायर और वन तक जाएंगे। और फिर लास्ट वाला फैक्टर हमारा रहता है x+1, तो उसके लिए हम लिखेंगे d/x+1। कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म पूछ रहे हैं, सिक्स टर्म का r क्या होगा, 5। ठीक है, सिक्स टर्म का r 5 है। तो सिक्स टर्म निकालना है तो यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, NCR a⁻n -r and b⁻r। तो n इधर इंडेक्स गिवन है 9, c और r क्या गिवन है यहाँ पर 5 है। ठीक है, और a यहाँ पर है मेरे पास 2, 9 - 5 is 4 into x/2, और इधर आ जाएगा r पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, 9c5 निकाल रहे हैं तो कैलकुलेटर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं विदाउट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 9 8 7 6 5, और नीचे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 के पावर 4, और इधर आ जाएगा 2 के पावर 5। अब इधर हमारे पास कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, लाइक 5 से 5 कैंसिल, और 4 2s are 8 कैंसिल, 3 1s are and 3 3s are कैंसिल 9, और इधर ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर जस्ट पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, और इधर 6 है तो यहाँ पर भी जो 2 बचा था, 2 1s are and 2 3s are 6। तो मेरे पास जो वैल्यूज बची हैं वो 3 3s are 9 and 9 7s are 63। तो 63x⁵ तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 63। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 789 और 256 के दरमियान में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो आप क्या करें, सिंपली आप 789 को 7 से डिवाइड करें और 256 को 7 से डिवाइड करें। ठीक है, और डेसिमल्स को इग्नोर कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 7 1s are 7, और ये भी 7 1s are 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 2s are 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 112 समथिंग आएगा पॉइंट में। डेसिमल को इग्नोर कर दें, और इधर आ जाएगा 7 3s are 21, 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो 46 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 7 6 are 42। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 76। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, और इधर बचा फिर 10, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में इनवर्स यहाँ पे सारे गिवन है तो सबका इनवर्स कर दे, 1/a + 1/b
और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा 1/a। तो इधर अगर आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा b प्लस a डिवाइडेड बाय ए बी, और ये आ जाएगा 1/a। इस a को इसे से कैंसिल कर दें तो इधर बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस a देन द रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस a से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस a। तो आपने p ऑफ माइनस a निकालना होगा। तो p ऑफ माइनस a क्या होगा, आप इधर यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x है वहां वहां पर आप माइनस a पुट कर देंगे। तो माइनस a का क्यूब प्लस a इंटू माइनस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू माइनस a देन माइनस a क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस a क्यूब और ये बन जाएगा प्लस का a क्यूब और ये बन जाएगा प्लस का a क्यूब, ये माइनस का a क्यूब। तो अब यहाँ पर ये माइनस का a क्यूब प्लस का a क्यूब कैंसिल, प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कैंसिल। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 0। ठीक है, 0 रिजल्ट आ गया, तो रिमाइंडर इज 0। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 29 में सेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल पूछ रहे हैं। तो भाई सर्किल की सेंट्रिसिटी होती है 0, एलिप्स की होती है <1, पैराबोला की होती है 1। अच्छा, इसको <1 के अलावा ये 0 से बड़ी भी होती है, खैर ठीक है, 0 से बड़ी और <1 सही है, 0 से 1 के दरमियान में। पैराबोला की होती है 1, हाइपरबोला के लिए होता है <1। सही है, तो सर्किल के लिए सेंट्रिसिटी क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 30 हम कर चुके हैं, आई थिंक ये पहला वाला ही क्वेश्चन था सबसे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये जो है वो टेंजेंट θ/2 का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे आपको याद होगा कि tan x/2 के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला इनका फॉर्मूला है वो कौन सा है, √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये tan हाफ एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसको, मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये x ओवर y से क्या हो जाएगा, y ओवर x। अब ये बन जाएगा मेरे पास tan θ/2 इक्वल्स टू y/x। अच्छा, अब यहाँ पर आपको चाहिए tan थीटा। तो अगर आपको एक और फॉर्मूला याद हो कि जो हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लाइक 2x लिख देता हूँ, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अगर यही वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके tan थीटा अगर निकालना है तो मैं इसको लिखता हूँ tan 2, और x की जगह मैं लिख देता हूँ θ/2। तो ये tan थीटा बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है जिसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan x। x क्या है यहाँ पे, θ/2, तो θ/2 लिख दें डिवाइडेड बाय
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, इधर क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट थीटा, और इधर ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं y ओवर x, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाय x, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2y डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2xy, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन है ये ए। क्वेश्चन नंबर 32, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, जब आप डिवीजन के लिए आप लोगों ने याद किया होगा, ये याद आप लोगों ने शायद u के रिस्पेक्ट से किया हो कि d बाई डी एक्स डी यू, u ओवर v का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्या करते हैं, आप v को एज इट इज लिख देते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, फिर u को एज इट इज लिख देते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, और नीचे लिख देते हैं v स्क्वायर। तो इधर हम लिख सकते हैं इसको कि आपने v को, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये वाला ठीक है, ऑप्शन सी, आपने u लिख दिया और डेरिवेटिव ऑफ v लिख दिया, और आपने डेरिवेटिव ऑफ u निकाला, फिर माइनस u लिखा डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो अगर ए ट्रांसपोज ए आता है तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक, अगर ए ट्रांसपोज आता है माइनस का ए तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर दो ऑपरेशंस की बात करते हैं, कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं और ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, और फिर ए आ रहा है, तो इसको कहते हैं हार्मिशियन। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है जब एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, जब कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें, माइनस का ए मिल जाए, तो इसको कहते हैं स्क्यू हार्मिशियन। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो टेन एक्स चाहिए तो रूट ले लें दोनों साइड पर, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 भी हम कर चुके हैं, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इस वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पर एंगल अदर देन एक्स होता है तो सामने हम देखते हैं उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्स के अलावा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम सामने डेरिवेटिव देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो 2 यहाँ पे कम था, तो आप खुद से लिख दें, और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दो, तो 1/2। और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन साइन, तो एल एन साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये क्या है, एल एन साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज विल मेक द सम 90। तो सम का जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर सम आपको बताया हुआ है कि सम क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपने n निकालना है। अब आप यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं, -8, तो ये हो जाएगा -16 प्लस n-1 एज इट इज लिख दे। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, -6 से -8 से -6 जा रहा है, तो +2 का कॉमन डिफरेंस है 90 और n/2 -16 प्लस 2n-2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 90 n/2 2n-18 और ये हमें मिल जाएगा अब 90 इक्वल्स टू, अगर ये 2 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा n इंटू n-9। अब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको फैक्टराइज कर दें और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, वो तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे मैं दूसरी एक और अप्रोच की बात करता हूँ कि आप ऑप्शंस भी पुट करके चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि 14 है आंसर, तो आप n की जगह 14 लिख के चेक करो। इधर n की जगह 14 अगर लिखते हैं तो क्या होता है, तो आप लिखें 14 इंटू 14 -9, तो ये क्या हो जाएगा 14 -9 हो जाएगा 5 और ये आ जाता है 70। तो इसका मतलब 70 तो नहीं है, सम तो 90 है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी पर देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या गिवन है, 15। 15 अगर हम पुट करते हैं तो क्या होता है, 15 लिखें और क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर n-9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 -9 आ जाएगा 6, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30, 30 का 0, 3 कैरी फॉरवर्ड जाएगा और 6 1 6, 9 उसमें ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है। और एक ही ऑप्शन यहाँ पे कोई बोथ वाला लिखा हुआ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा खैर, इसमें देखते हैं ऑप्शन और भी क्या कोई करेक्ट हो सकता था। तो 16 अगर लिखता है तो 16 इंटू 16 -9 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 16 16 -9 हो जाएगा ये 7, और 7 6 42, 2 लिखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 7 1 7, तो 112 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर सी डी भी गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछ रहे हैं द फर्स्ट थ्री टर्म्स ये हैं रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड सम टू इन्फिनिटी। तो अगर तीन टर्म्स जीपी में मौजूद हैं, ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो बी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए सी के। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी, फॉर्मूला ये वाला याद रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी बेसिकली क्या है, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या है, x+10, और सी क्या है, x-10। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो x² -4x+4, और ये बन जाएगा x² -100। x² से x² कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा -4x, इधर हो जाएगा -104, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2x इक्वल्स टू 52 और फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा 26। ठीक है, तो x तो 26 मिल गया है। अब यहाँ पे आपको सम टू इन्फिनिटी भी चाहिए, तो सम टू इन्फिनिटी चाहिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, अगर x 26 है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म x+10, तो 26 + 10 इज 36, फर्स्ट टर्म 36 होगी। सेकेंड टर्म क्या है, x-2। ठीक है, सेकेंड टर्म है x-2, 26 - 2 क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा।
और ये 26 माइनस 10 हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशो निकाल लेते हैं, कॉमन रेशो क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 36। तो क्या होगा भाई, ये 12 2s आर एंड 12 3s आर, 2/3 आ रहा है। सम टू इंफिनिटी क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर। a क्या गिवन है भाई, 36 गिवन है, r क्या है 2/3। तो ये आ जाएगा 36 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1/3, ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 36 इंटू 3 हो जाएगा, देन 3 6 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9 प्लस 1 10, 108, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, ये पैराबोला गिवन है और इसका वर्टेक्स आपने बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y को इधर ही रहने देंगे, x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 8x प्लस 23। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज भी लिखी हुई है उसका हाफ करके स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 लिखा हुआ है, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, तो वो आपने ऐड करना है दोनों साइड पर। ठीक है, प्लस 8x प्लस 23 प्लस 9। तो इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर आप करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर a क्या है y और b क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 8x प्लस 32। ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर से 8 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 4। अब हमें जो बेसिक सा फॉर्मूला पता है पैराबोला के लिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होता, वो होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h। अगर अब हम इसको कंपेयर करवाते हैं तो हमें h पता चलता है कि भाई h कॉमा k क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस h इक्वल्स टू 4, तो h इक्वल्स टू माइनस का 4, और k माइनस के इक्वल्स टू -3, इसका मतलब k इक्वल्स टू 3। ठीक है, -4, 3 -4, 3 कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 41, टू डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। जब आप दो डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास टोटल 36 आउटकम्स आ रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है 2,1, 2,2, और फिर ये जाता है 2,6 तक, और इस तरह से ये पूरा 6,1 से लेके 6,6 तक। ठीक है, जा रहे होते हैं, तो टोटल 36 आउटकम्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स होते हैं सैंपल स्पेस में, 36। अब सेम फेसेस वाले क्या होते हैं, 11, 22, 33। सेम फेसेस वाले कौन से हैं, 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। ठीक है, तो 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें सेम फेसेस आ रहे हैं, तो 6/36, तो ये आ जाएगा 1/6। अच्छा, एक डिफरेंट फेसेस वाला भी आता है सवाल, तो डिफरेंट फेसेस के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट फेसेस के लिए अगर सेम फेसेस 6 है तो बाकी रिमेनिंग डिफरेंट फेसेस है, टोटल 36 है, तो 30 जो है वो डिफरेंट फेसेस होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 5s एंड 6 6, 5/6। सेम फेसेस के लिए 1/6 और डिफरेंट फेसेस के लिए 5/6। ठीक है, तो सेम फेसेस की बात कर रहे थे तो ऑप्शन बी है, अगर डिफरेंट फेसेस की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाता, अभी ऑप्शन बी है।
When a vector is divided by its magnitude, then the vector is, आपके पास एक वेक्टर है a, अगर आपने इसको डिवाइड किया इसके ही मैग्नीट्यूड से तो आपको मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इधर आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो प्रॉपर्टी में मैं सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप a प्लस बी निकालें वो बराबर होता है b प्लस ए के, या आप ए बी को चेक करें और बी को चेक करें। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से ये समटाइम्स इंटरसेक्शन और यूनियंस वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद अगर मैं बात करूं, एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप a प्लस बी निकालें फिर उसमें आप c ऐड करें, या a को ऐड करें b प्लस सी में, और मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कैसे लिख लेते हैं कि भाई ए बी इंटू सी, या फिर a इंटू बी सी। और इसी तरीके से हम यूनियन या इंटरसेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है तो ये ए बी प्लस ए सी आ जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बेसिकली क्या है, ये है एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक इन प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मतलब पूछ रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी, बल्कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए एन बी, सही, अगर इनके बिटवीन आप निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, फिर इसके बाद आप एक और निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और फिर एक और आप निकालते हैं हार्मोनिक मीन, तो ये जो तीन मीन्स निकालेंगे ये भी एक सीक्वेंस बनाते हैं और ये जीपी बनाते हैं। सही है, ये जो तीन मीन्स आपने निकाले ए जी और एच, तो ये भी एक प्रोग्रेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें जो बीच वाली टर्म होती है वो ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच। तो ए एच बेसिकली बराबर होता है जी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव हम निकालते कैसे हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स बराबर होता है एल एन ए एक्स। ठीक है, बस एल एन ए साथ में लिख देते हैं, ये फर्क आता है। अब जैसे अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 5, अब मैं यहाँ पर एक्स नहीं लिखता हूँ बल्कि लिख देता हूँ 2x। तो अब क्या होगा, तो 5x को, अच्छा मैं ये इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x ही आएगा।
ठीक है, जो है वही आ जाएगा, बस एक एडिशनल चीज आ जाती है ln a। तो इधर अगर 5 के पावर 2x है तो 5 के पावर 2x तो आ जाएगा, बस एक एडिशनल चीज आ जाएगी ln 5। लेकिन अगर इसके बाद पावर x के अलावा अदर देन x है तो उसका भी डेरिवेटिव आपने लेना होगा। ठीक है, तो इस 2x का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2x ln 5 और 2x का डेरिवेटिव 2। क्वेश्चन नंबर 47। तो इधर है आपके पास 16 टू द पावर x इक्वल्स टू 4 और 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 625। तो आप लिख सकते हैं इधर 4 के पावर 2x, 16 4 का स्क्वायर होता है और 4 के पावर 1 है, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के पावर ये हो जाएगा 4। तो आप लिख सकते हैं अगर बेसिस सेम है पावर्स को कंपेयर करवा दें तो x इक्वल्स टू 1 और x क्या आ जाएगा हाफ। अब इस जगह क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, अब x की जगह लिख देंगे हाफ। इस हाफ को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो y इक्वल्स टू 4 माइनस हाफ, और ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 इज 7/2। सो y की वैल्यू 7/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख दें, देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर लिख दें डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अल्टीमेट आंसर आता है 1, ऑप्शन डी। अच्छा, 50 एमसीक्यूज हम वैसे पहले ही कर चुके हैं कि अगर कोई भी रॉ मौजूद है, उसमें कोई भी मैट्रिक्स मौजूद है, अगर उसका वन रॉ कम्प्लीटली जीरो है या कोई कॉलम कम्प्लीटली जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। अच्छा, बाकी एमसीक्यूज में ऐसे ही 50-50 एमसीक्यूज करूंगा हर वीडियो में। तो इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज हैं, अगले 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।